गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे अध्यारोपण प्रमेय के बारे में। ठीक है, और इस प्रमेय का कथन क्या है, किस तरीके के नेटवर्क में इसे काम में लिया जाता है, किस तरीके के समस्याएं जो इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं या सर्किट के हैं उनको सॉल्व करने में इसे काम में लिया जाता है, वहाँ इसका यूज़ करेंगे हम लोग। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम लोग बाकी जो भी रहता है इसके अंदर वो क्लियर करेंगे। कई बार क्या होता है, जैसे हमें किसी जाल की शाखाओं में धारा का मान या किसी नोड पे संधि पे वोल्टता का मान ज्ञात करना होता है, तो जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क रहते हैं उनके अंदर किरचॉफ के नियमों से उसे ज्ञात करना बहुत ही कठिन हो जाता है। जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से सर्किट रहते हैं उनमें किरचॉफ के नियम लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके के सर्किट के अंदर हम लोग इन प्रमेय की सहायताओं से उसे एक सरल तरीके से, आसान तरीके से हल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अध्यारोपण प्रमेय क्या होती है? अध्यारोपण प्रमेय, तो अध्यारोपण प्रमेय का एग्जैक्टली हम लोग यूज़ जो है वो सर्किट के अंदर विभिन्न शाखाओं में, शाखाएं या ब्रांचेस जो हमने पहले पढ़ी थी क्या होती हैं, जिसके अंदर धारा का मान नियत रहे। जैसे Z1 प्रतिरोध के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा, Z2 में प्रवाहित होने वाली धारा और Z3 में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या रहता है? नियत रहता है। तो ये ब्रांचेज है इसकी, और विभिन्न ब्रांचेज और जो एनर्जी सोर्स रहते हैं, वोल्टेज सोर्स रहते हैं, उनसे बंद पथ जो है वो लूप रहता है। जैसे इस सर्किट के अंदर दो तरह के लूप हैं, 1 और 2। तो प्रमेय का कथन क्या है कि किसी भी रेखिक प्रतिबाधाओं के जाल में दो या दो से अधिक अगर जनित्र जुड़े हुए हैं तो उसके किसी बिंदु से किसी अवयव में प्रवाहित धारा का मान उन सब धाराओं के योग के बराबर होता है जो कि प्रत्येक जनित्र के कारण प्रवाहित होती है, जबकि दूसरे जनित्रों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अब जो ये इसका कथन है, इसका अभिप्राय मैं आपको इससे समझाऊंगी इस डायग्राम से, कि जैसे मान लीजिए इस डायग्राम के अंदर दो वोल्टेज सोर्स जुड़े हुए हैं, एक E1 है और एक E2 है, और तीन रेखिक प्रतिबाधाएं Z1, Z2 और Z3 आप देख पा रहे हो। ठीक है, इसके अंदर जैसे ये Z1, Z2 और Z3 तीन रेखिक प्रतिबाधाएं। रेखिक प्रतिबाधा नाम लेने से अब समझ जाइए कि रेखिक प्रतिबाधाएं कौन सी होती है, जिसमें वोल्टता व धारा के मध्य कर्व जो है वो एक सरल रेखा हो, वो रेखिक प्रतिबाधाएं कहलाती हैं। तो ये रेखिक प्रतिबाधाएं जुड़ी हुई हैं। तो इसका कथन ये है कि अगर किसी परिपथ में दो या दो से अधिक जनित्र यानी कि जो सप्लाई दे सकें, तो इसके अंदर दो जुड़े हुए हैं, E1 और E2। ठीक है, तो दो या दो से अधिक जनित्र किसी परिपथ में जुड़े हुए हैं तो उनके द्वारा किसी भी अवयव, जैसे मान लीजिए हम लोग Z1 की बात करें, तो किसी भी अवयव में प्रवाहित धारा का मान जो है वो उन सब धाराओं के योग के कारण बराबर होगा जो कि प्रत्येक जनित्र के कारण प्रवाहित होती है। यानी कि अब Z1 में अगर धारा का मान ज्ञात करना है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ E1 ले लें, E2 को नहीं ले। तो Z1 के अंदर धारा जो है वो E1 के कारण भी होगी और E2 के कारण भी होगी। और जब हम लोग E1 के कारण Z1 में धारा का मान निकालेंगे तो E2 को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी सर्किट जो है वो हमारा इस तरीके का बन जाएगा। अभी हम लोग क्या है, आइडियली किसी भी जनित्र की आंतरिक प्रतिबाधा शून्य लेते हैं तो इसे स्ट्रेट इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। अगर कुछ आंतरिक प्रतिबाधा रहती है तो यहाँ पे आप वो रेजिस्टेंस जो है वो शो कर देंगे। ठीक है, फिर उस सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या कहना चाहता है प्रमेय, कि किसी भी अवयव में प्रवाहित धारा जो है वो समस्त जनित्रों के कारण प्रवाहित धाराओं के योग के बराबर होती है। यानी कि Z1 में धारा इसकी वजह से और इसकी वजह दोनों से होगी, और जब किसी एक की वजह से निकाल रहे होंगे तो दूसरे को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर देंगे। ये इसका कथन है। तो आइए हम लोग अभी इसे सॉल्व करते हैं। तो अभी हमारे पास जो डायग्राम बना हुआ है इसके अंदर दो जनित्र हैं, E1 और E2, तीन प्रतिबाधाएं हैं। हमने इसमें दो लूप मान लिए हैं, फर्स्ट और सेकंड।
फर्स्ट में हमने माना है कि फर्स्ट की वजह से जो करंट है वो I1 है, इसकी डायरेक्शन ये है, और सेकंड जो है उसमें जो करंट है वो है I2, उसकी डायरेक्शन ये है। अब इस करंट की डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग लूप के लिए इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लूप के लिए लिखें तो E1 से जब हम चलना शुरू करते हैं तो E1 जो वोल्टेज सोर्स है उसका पहले हमें माइनस साइन मिलता है, तो अगर माइनस साइन मिलेगा तो माइनस E1 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद Z1 में सिर्फ I1 धारा है अभी, तो I1 Z1। फिर हमारा जो Z3 है उसके अंदर I1 भी है और I2 भी है, ठीक है। तो I1 और I2 दोनों एक ही दिशा में है, इसीलिए I1 प्लस I2 Z3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे फर्स्ट लूप के लिए इक्वेशन हो जाती है। उसके बाद हम लोग सेकंड लूप के लिए इक्वेशन लिखेंगे। तो सेकंड लूप में अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे तो पहले माइनस मिलता है, तो माइनस का E2, फिर Z2 के अंदर सिर्फ I2 करंट फ्लो करती है तो I2 Z2 आ जाता है, और उस वापस Z3 के अंदर वही I1 और I2 दोनों करंट फ्लो करती है, तो I1 प्लस I2 Z3 ये आ जाता है, ठीक है। फिर इन दोनों इक्वेशन को हम थोड़ा सही फॉर्म में लिख लेते हैं। E1 और E2 दोनों माइनस किया दोनों इक्वेशन में, उनको अदर साइड में ले जाते हैं इस तरीके से। फिर एक चीज़ ये है कि इसमें भी I1 है, इसमें भी I1 है, तो I1 के जो भी I1 के साथ है उसे कॉमन लेंगे, I2 के साथ जो भी है उसे कॉमन लेंगे। इस तरीके से हमारे जो इक्वेशन है उसका फॉर्म ये बन जाएगा, ठीक है। I1 जो है, जैसे ये इसमें इस इक्वेशन में Z3 था और Z1 भी है, तो Z3 Z1 हो गया। इस इक्वेशन में Z2 के साथ Z3 और I2 के साथ Z3 और Z2 है, तो ये हो गया। तो ये दोनों इक्वेशन हमें प्राप्त हो गई E1 और E2 की। अब हम लोग क्या करेंगे, इस E1 और E2 की इक्वेशन से I1 और I2 के मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमारे पास E1 और E2 जो है वो नॉन है। हमें क्या ज्ञात करना है, I1 और I2। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 से, ये मैंने खुद ही, जैसे आप इजीली दो इक्वेशन दी हुई हैं, दो अननोन है I1 और I2, तो जैसे चाहें सॉल्व कर लें इसको। तो मैंने सिंपली ये सॉल्व किया इसको कि मैंने फर्स्ट जो थर्ड नंबर इक्वेशन है, यानी कि ये वाली, इसमें से मैंने I2 का मान निकाल लिया। तो इस इक्वेशन से I2 क्या हो जाएगा, E1, और इस टर्म को इधर ले जाओ, ठीक है। तो E1 माइनस Z1 प्लस Z3 I1, और ये Z3 जो था ये बटे में आ गया, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास I2 का आ जाता है। इस I2 के एक्सप्रेशन को मैंने फिर क्या किया, सेकंड इक्वेशन यानी कि फोर्थ नंबर इक्वेशन में रख लिया है, जिससे क्या होगा, I2 इस इक्वेशन से रिमूव हो जाएगा, सिर्फ I1 बचेगा। तो E2 I1 Z3, ठीक है, फिर Z2 प्लस Z3, फिर I2 है, तो I2 का मान मैंने ये वाला जो है वो यहाँ पे पुट कर दिया। फिर क्या होता है, जैसे इसमें सिर्फ इसी में है नीचे Z3, इस Z3 को LCM लेना मानो, या पूरी इक्वेशन को Z3 से गुणा कर दो, E2 Z3 I1 Z3 स्क्वायर, और जब इसको Z3 से गुणा करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, Z2 प्लस Z3 और अंदर E1, और फिर इसको इससे भी गुणा होगा, तो Z2 प्लस Z3 और I1 Z1 प्लस Z3 ये आ जाता है। फिर इस इक्वेशन में क्या होता है, मैंने ये किया है कि जो E1 वाला और E2 तो ऑलरेडी इस साइड है, E2 Z3, और E1 वाला जो टर्म है इसको भी लेफ़्ट साइड में ले जाते हैं, तो ये माइनस का हो गया। इधर क्या बच गया, I1 Z3 स्क्वायर। फिर इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे इस वाली टर्म को, तो हमारे पास क्या आ जाता है, Z1, क्योंकि इन दोनों का जब आपस में गुणा होगा, इसका और इसका जब आपस में गुणा होगा, तो ये वाला वैल्यू हमारे पास आता है Z1 Z2 Z1, जो चार कंपोनेंट आएंगे, चार Z2 प्लस Z3 और Z1 प्लस Z3 से गुणा करेंगे तो एक Z3 स्क्वायर भी बन जाएगा। तो इस Z3 स्क्वायर से ये Z3 स्क्वायर जो है मैंने कैंसिल कर दिया है, हमारे पास ये चीज़ें बच गई हैं, ठीक है। तो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो चाहे तो हम लोग माइनस को रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या रहता है, ये सिर्फ राइट साइड के अंदर सिर्फ ये बच जाता है इंटू I1, और लेफ़्ट साइड के अंदर हमारे पास क्या बच जाता है, E1 और E2 और उनके साथ में इम्पिडेंस है, ठीक है। तो इस वाली टर्म को डिवाइड कर देते हैं हम लोग, इधर बट्टे में ले आते हैं, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा माइनस I1 और E1 के साथ ये था ही, और ये हम लोग इधर से लाए हैं और ये इधर भी आया है, ठीक है, ये वाला आ जाता है। फिर माइनस इधर है, माइनस इधर है, इन दोनों से तो रिमूव करके
इन दोनों से रिमूव करके और हम लोग यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये I1 का मान आ जाएगा। अब ये I1 का मान आ गया। अब इसी तरीके से हम लोग I2 का भी मान निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है I2 का मान, बट एग्जैक्टली इसी तरीके से आप लोग जो है I2 का भी मान निकाल सकते हैं। अब देखिए, ये I1 का जो हमने मान निकाला है, हम लोग अभी तो हमने ये लूप वाला मेथड मान के निकाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके अंदर एक थेवेनिन प्रमेय जो है वो यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। ये जो हमारा सर्किट है इसको हमने अभी कैसे सॉल्व किया है, लूप मान करके। लेकिन सिंपली क्या होता है, जैसे हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क रहते हैं तो वहाँ हम लोग लूप जो है वो मेथड नहीं लगा पाते हैं, किरचॉफ नियमों को नहीं लगा पाते हैं। तो कैसे हम लोग अध्यारोपण प्रमेय जो है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट उसका करते हैं, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे हमारे पास सर्किट जो था उसमें से हमने E2 को रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब उसकी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं, आइडियली हमने ज़ीरो माना है। तो E2 को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करने पर एक्चुअली है नहीं, तो हमारा सर्किट ये बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हम लोग ये देखते हैं कि हमारा सर्किट जो वो यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ से हम लोग जब चलना शुरू करते हैं तो ये रेजिस्टेंस और ये यहाँ पे एक नोड है। ये नोड होने से ये और ये क्या है, पैरेलल में आ जाते हैं, और ये इनका जो टोटल रहता है वो इसके साथ सीरीज़ में आता है। समझ गए? जैसे मेरा मतलब है कि ये दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नोड जहाँ से धारा दो भागों में बंट जाती है। सीरीज़ में जब रेजिस्टेंस रहते हैं तो धारा एक ही बहती है, धारा का मान बदलता नहीं है। लेकिन जहाँ धारा दो भागों में बंटती है ना, वो रेजिस्टेंस या वो प्रतिबाधाएं जो हैं वो पैरेलल होती है। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल। ठीक है, फिर इनका जो नेट रहेगा, यानी कि ये है इनका नेट Z2 Z3 Z2 प्लस Z3, वो जो रेजिस्टेंस रहेगा वो यहाँ जुड़ेगा। अब या अगर वो यहाँ ऐसे ऐसे इन दोनों का नेट यहाँ जुड़ता है तो वो Z1 के साथ क्या है, सीरीज़ में होगा। तो कुल प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, Z1 प्लस Z2 Z3 बटे Z2 प्लस Z3, ये इसकी कुल प्रतिबाधा हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो करंट है I1 डैश, उसका मान क्या होगा, धारा बराबर क्या होता है, V बटे R, ओम के नियम से। तो हमारा V क्या है, E1, और R क्या है, ये जो हमने कुल प्रतिबाधा निकाली है। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, Z2 Z3 ऊपर चला जाएगा और Z1 के साथ इस दो नीचे वाले टर्म का गुणा हो जाएगा। तो हमारे पास Z1 Z2 Z1 Z3 और Z2 प्लस Z3, इस तरीके से हमारे पास धारा का मान ये आ जाता है I1 डैश का मान। अब हम लोग क्या करेंगे, ये I1 डैश धारा जो है वो Z1 में से प्रवाहित हो रही है, क्योंकि Z2 और Z3 जो है उनके अंदर तो क्या है, I1 डैश का आधा आधा हिस्सा जाएगा। जैसे भी जो भी Z2 और Z3 का मान रहता है उस हिसाब से जाता है। तो नेट करंट जो है अभी सर्किट के अंदर या Z1 में वो I1 डैश प्रवाहित हो रही है, और ये किस में जा रही है, I1 डैश अभी इनिशियली Z1 में। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, E2 को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से E1 को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करेंगे। जब E1 को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करते हैं तो हमारा सर्किट डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके का हो जाता है। अभी हमारे पास जो सोर्स है वो इधर है, तो करंट जो है वो ये वाला पाथ लेगी, और ये नोड है, और यहाँ पे ये करंट जो है वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास कुल प्रतिबाधा क्या होगी, अब यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, ये दोनों पैरेलल होंगी, Z1 और Z3, और फिर Z2 के सीरीज़ में होगी, और हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है वो आ जाता है, Z2 प्लस Z1 Z3 बट्टे Z1 प्लस Z3, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल में, और इस Z2 के क्या है, सीरीज़ में। इस तरीके से कुल प्रतिबाधा आ गई। जब कुल प्रतिबाधा आ गई तो हम लोग जो नेट करंट है, जो नेट करंट किस में जा रहा है, अभी यहाँ पे Z2 में जा रहा है, क्योंकि अभी यहाँ से शुरू हुआ है, आगे टूटता है ये दो भागों में। तो नेट करंट क्या हो गया, I2, और जो जा रहा है Z2 में। तो I2 का मान, I2 डैश का मान क्या होगा, V बटे R। तो V ये है, R ये है, तो इसका मान हमने निकाल लिया है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एलिमेंट में धारा का मान निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसी एलिमेंट में धारा का मान क्यों आगे निकालना चाह रहे हैं, ताकि हम लोग जो Z1 है उसमें नेट करंट निकाल लें, क्योंकि हमने ऊपर जो सोल्व किया है लूप वाला मेथड, उसमें I1 धारा निकाली है जो कि Z1 में से गुजर रही थी।
तो हम लोग क्या है लूप मेथड से और अध्यारोपण प्रमेय से Z1 में प्रवाहित होने वाली धारा का कंपैरिजन कर लेते हैं कि दोनों मेथड से समान परिणाम हमें प्राप्त होते हैं या नहीं। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ E1 लूप के लिए किया था। अब E2 लूप से हम लोग जो है वो Z1 में प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, I1 डबल डैश, इसका मान ज्ञात करेंगे। तो I1 डबल डैश जो है, जैसे अब देखिए इस सर्किट के अंदर I1 डबल डैश निकालना है। धाराओं का वितरण नियम जो है वो ये कहता है कि अगर हमारे पास दो भागों में धारा डिवाइड हो रही है, जैसे इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है ना, इस तरीके से दो भागों में धारा जो है वो टूट रही है, इधर और इधर। तो अगर हमें मान लीजिए इस शाखा में धारा का मान निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, जिस शाखा में धारा का मान निकालना है उस शाखा से दूसरी शाखा जो होती है, यानी कि अगर मान लीजिए इसमें निकालना है तो हमें इसका प्रतिरोध ऊपर लिखना पड़ेगा Z1 बटे Z1 प्लस Z3 इस तरीके से, और नीचे इन दोनों का जोड़ लिखते हैं और गुणा में जो नेट करंट रहती है वो लिखते हैं। नेट करंट जो इनिशियली पीछे से आ रही होती है वो लिखते हैं। ये इसका फॉर्मूला रहता है। चाहे तो आप इसे एज इट इज़ याद कर लो, नहीं तो फिर किसी एक क्लास के अंदर हम लोग पूरा धारा का वितरण नियम जो है वो डिस्कस कर लेंगे अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, अभी ऐसे करना है। अगर मान लीजिए मुझे Z3 में निकालना होता तो फिर मैं करती Z1 बटे Z1 प्लस Z3 और इंटू I2 डैश, इस तरीके से निकालती। अभी मुझे क्या चाहिए, Z1 में चाहिए, तो फिर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, Z3 और Z1 प्लस Z3 इंटू I2 डैश। अब ये मान जो है I2 डैश का वो हमने यहाँ पे रख दिया है। फिर हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये Z1 प्लस Z3 से Z1 प्लस Z3 कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो भी इधर भी तो इसका पहले गुणा होगा फिर कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है। अब ये जो इसके अंदर I1 डबल डैश है, इसकी दिशा और I1 डैश की दिशा विपरीत है, तो नेट करंट जो है वो उसके लिए हमें इन दोनों को आप एक दूसरे से घटाना होगा। तो उससे क्या होता है, हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन है, ये दोनों हैं, इनको अगर घटाएंगे तो हमारे पास वापस यही वाला एक्सप्रेशन आ जाता है। यानी कि अध्यारोपण प्रमेय से भी वही परिणाम प्राप्त होता है जो कि लूप वाले प्रिंसिपल से हमें प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये इधर देखो क्योंकि दिशा विपरीत है तो हमें यही रिज़ल्ट जो है वो वापस मिल जाता है। मैंने अब एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी इसको समझाने की कोशिश करी है। जैसे ये एक सर्किट डायग्राम दिखाया गया है जिसके अंदर 5 वोल्ट और 10 वोल्ट के दो जनित्र जो हैं वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो 5 और 10 वोल्ट के ये जुड़े हुए हैं। इसमें 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3, जिनके मान जो हैं वो हमें, अभी हम लोग एक एग्जांपल करने वाले हैं। अभी हमारे सामने एक नेटवर्क दिया गया है जिसके अंदर हमें R1, R2 और R3 में से जाने वाली धारा I1, I2 और I3 का मान ज्ञात करना है। हमें E1 और E2 दिया गया है 5 वोल्ट और 10 वोल्ट। R1, R2, R3 के मान दिए गए हैं 8, 4 और 4। तो हमें क्या करना है, अध्यारोपण प्रमेय से सबसे पहले केवल 1 वोल्ट का स्रोत E1 लेंगे और E2 को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करेंगे। आंतरिक प्रतिबाधा कुछ है नहीं तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। फिर हम लोग इस सर्किट में कुल प्रतिबाधा है वो देखेंगे। R1 जो है वो R2 और R3 के पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज़ में है, तो कुल प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2 R3 बटे R2 प्लस R3, और मान रख करके हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो वो आ जाती है 10। फिर कुल धारा, तो कुल धारा जो है वो V बटे R होगा जो भी है, तो V हमारे पास 5 वोल्ट है और R हमारा नेट 10 है, तो कुल धारा I जो है 5/10.5 आ जाती है। धाराओं के वितरण नियम के अनुसार आप लोग एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ धारा दो भागों में डिवाइड होती है नेट धारा, तो अगर हमें जिस किसी ब्रांच में धारा निकालनी है, जैसे मान लीजिए I2 निकालनी है, तो हम लोग R3 बटे R2 प्लस R3 यानी कि दूसरी शाखा का रेजिस्टेंस बटे R2 प्लस R3 दोनों करेंगे और इनटू जो धारा हमने इनिशियली निकाली थी नेट धारा, तो ये रहता है। और I3 जैसे निकालनी है, तो अगर हमें I3 निकालनी है तो दूसरी शाखा का प्रतिरोध R2 बट्टे R2 प्लस R3 इंटू I डैश, तो ये हमें मान रखने हैं, जिससे हमारे पास जो I2 डैश और I3 डैश का मान आता है वो
0.25 और 0.25 जो सही है, क्योंकि हमारे पास जो I1 डैश है वो किस में टूटती है, I2 डैश और I3 डैश में। तो दोनों I2 और I3 का जो जोड़ है वो I1 डैश के बराबर है। तो इसका मतलब ये हमारी कैलकुलेशन सही है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, E2 वोल्टेज सोर्स को लेंगे और E1 को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर देंगे, जिससे क्या होता है, इस साइड से हम लोग जब देखना शुरू करते हैं तो R2 जो है उसके साथ R1 और R3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो सीरीज़ में होगा। तो कुल प्रतिबाधा जो रहेगी वो ये आ जाती है R2 प्लस R1 R3 बटे R1 प्लस R3। तो इसमें हम लोग मान रख देंगे, जिससे हमारे पास नेट रेजिस्टेंस 20/3 आ जाता है। और नेट धारा I2 डैश जो कि R2 में से प्रवाहित हो रही है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स और करंट इस तरीके का पाथ लेगी। तो I2 डैश डबल डैश का मान क्या आ जाएगा, E2 बटे नेट प्रतिबाधा। E2 है 10 और नेट प्रतिबाधा हमने निकाली है 20/3। उसका मान रखने से हमारे पास I2 डबल डैश का मान आ गया 1.5 मिली एम्पियर। अब फिर धाराओं के वितरण नियम से हम लोग I1 डबल डैश और I3 डबल डैश का मान निकालेंगे। तो I3 डबल डैश जब हम निकालते हैं तो दूसरी शाखा का प्रतिरोध R1 बटे R1 प्लस R3 इंटू जो नेट करंट आती है I2 डबल डैश, और इसका मान रखने से हमारे पास 1.5 मिली एम्पियर इसका मान जो है वो आ जाता है। उसके बाद हम लोग मान निकालेंगे I1 डबल डैश का। ठीक है, तो I1 डबल डैश का मान क्या आता है, I1 डबल डैश का जब निकालेंगे तो I3 की वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस R3 आ जाएगा पहले, और इस तरीके से इसका मान आता है 0.5। अब हम लोग क्या करेंगे, E1 और E2 दोनों के लिए जो अलग अलग हमने कैलकुलेशन करी है उनको एक साथ लेंगे और इनकी दिशाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग R1, R2 और R3 में से नेट धारा देखेंगे। तो R1 जो है उसमें से जो नेट धारा है वो क्या होगी, I1 डबल डैश माइनस I1 डैश, क्योंकि एक जब ये वाला E2 लेते हैं तो इसमें से I1 डबल डैश जाती है, और जब हम लोग E1 लेते हैं तो इसमें से I1 डैश जाती है, और दोनों की दिशा विपरीत है तो इसमें से घटा देंगे, क्योंकि 10 वोल्ट वाला ज़्यादा करंट देगा तो उसी वाले में से इसका करंट जो है वो घटाएंगे। इस तरीके से हमारे पास जो है वो मान आ जाता है। हमारा R1 जो है उसमें से तो इस तरीके से हम लोग R1 में से नेट धारा, R2 में से नेट धारा और R3 में से नेट धारा का मान ज्ञात कर लेते हैं। R3 के अंदर जब धारा का मान ज्ञात करते हैं ना, तो I3 डैश और I3 डबल डैश दोनों की दिशा समान होने से इन दोनों का हम लोग जोड़ कर लेते हैं। और A और B बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो जैसे हमारा जो सर्किट डायग्राम था उसमें A और B बिंदु जो हैं वो यहाँ और यहाँ है, तो विभवांतर क्या हो जाएगा, I3 इंटू R3। इस तरीके से हम लोग जो है विभवांतर का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अध्यारोपण प्रमेय को काम में लेते हुए किसी भी सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।